बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे और इस पार्ट के अंदर हमने फैक्टर्स स्टडी करने हैं जो एंजाइम के रेट ऑफ एक्शन को अफेक्ट करते हैं। 4 फैक्टर हैं टोटल। सबसे पहले एंजाइम कंसंट्रेशन। और ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये बहुत ही सिंपल जो है बातें होंगी आज। एंजाइम कंसंट्रेशन से क्या मुराद है कि अगर हम एंजाइम की तादाद बढ़ा देंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जैसे ही हम एंजाइम बढ़ा रहे हैं तो इनडायरेक्ट हम क्या कह रहे हैं कि हम एक्टिव साइट्स बढ़ा रहे हैं। एक्टिव साइट्स बढ़ रही हैं तो इसका मतलब कि उसके ऊपर जो सबस्ट्रेट हैं वो ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर चेंज होंगे। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट आएगा, एक लिमिट आएगी जब ये इंक्रीज़ जो है ये ख़त्म हो जाएगा। कब? ये इंक्रीज़ तब ख़त्म होगा जब सारे के सारे जो सबस्ट्रेट हैं वो यूज़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन के अंदर हम सिर्फ एंजाइम की तादाद को बढ़ा रहे हैं, हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो कांस्टेंट अमाउंट के अंदर मौजूद हैं। तो एक टाइम आएगा जब सारे के सारे सबस्ट्रेट जो हैं वो यूज़ अप हो जाएंगे और उसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात थी। सेकंड पॉइंट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम सबस्ट्रेट की अमाउंट को बढ़ाते हैं और एंजाइम को कांस्टेंट रखते हैं। बिल्कुल पहली कंडीशन के बरअक्स बात हो रही है यहाँ पर। जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो है और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो पॉइंट आ जाएगा जब सारे के सारे एंजाइम यूज़ हो जाएंगे तो उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, दोबारा आपके लिए बता देता हूँ कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ करेंगे, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट से फिल अप हो जाएंगे तो मज़ीद जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन फिर इंक्रीज़ नहीं करेगा। थर्ड फैक्टर जो एंजाइम्स के रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो हमारे रिएक्शन है उसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। अब ये क्यों बढ़ता है? ये इस वजह से बढ़ता है क्योंकि जो एंजाइम्स हैं और जो अंदर मालिक्यूल्स हैं, जो सबस्ट्रेट है, उनमें कोलिजन स्टार्ट होती है। तो जितना ज़्यादा वो आपस में टकराएंगे इसका मतलब है कि उतना ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है। तो टेम्परेचर हमने बढ़ाया, उनकी कोलिजन इंक्रीज़ हुई और चांसेस ऑफ कोलिजन जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं जिसके ऊपर एंजाइम जो हैं वो दी बेस्ट काम करते हैं। मतलब अगर उनसे थोड़ा कम हो जाएगा या ऑप्टिमम टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो एंजाइम उस तरीके से काम नहीं कर सकेगा जिस तरीके से वो ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर करता है। लेकिन ये टेम्परेचर जो इंक्रीज़ करने वाली बात है ये भी एक लिमिट तक है। जब एक लिमिट से ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होता है कि एंजाइम के अंदर मौजूद मालिक्यूल्स, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी जो है वाइब्रेशंस वो बढ़ जाएंगी। जब वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी तो जो एंजाइम का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रह सकेगा। जब एंजाइम का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह सकेगा तो मतलब उसकी एक्टिव साइट की शक्ल भी बदल जाएगी। जब एक्टिव साइट नहीं रहेगी तो इसका मतलब है रिएक्शन भी जो है वो नहीं होगा और हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो डी नेचर हो चुका है, उसकी जो शक्ल है वो चेंज हो चुकी है। अब वो एक्टिविटी के लिए काबिल नहीं रहा, मतलब कि वो अपना ठीक से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। यहाँ पर एक एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हर 10 सेंटीग्रेड इंक्रीज़ के बाद डबल होता है। लेकिन ये जो है ये 40 सेंटीग्रेड तक चलता है। ठीक है, 37 टू 40 सेंटीग्रेड तक चलता है। लेकिन उसके बाद फिर जो है ये जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। नेगेटिव से मुराद कि वो डैमेज करना शुरू कर देता है एंजाइम के स्ट्रक्चर को, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फिर बढ़ नहीं पाता बल्कि उल्टा जो है वो कम हो जाता है। फोर्थ फैक्टर जो है वो है पीएच का। पीएच वैल्यू जो है वो भी एक फ़िक्स होती है एंजाइम की।
ठीक है, और वो फिक्स पीएच जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो बेस्ट परफॉर्म करता है उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अब ये स्लाइटली चेंज जो होता है पीएच के अंदर, चाहे वो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, उसकी वजह से जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, ठीक है, एंजाइम के अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, तो उनके अंदर आयोनाइजेशन होना शुरू हो जाती है। जब आयोनाइजेशन होती है तो मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो इसका मतलब है कि वो अपनी एक्टिविटी जो है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी, या तो उसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा या बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर यही पीएच वैल्यू का चेंज अगर एक्सट्रीम होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसकी वजह से एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो डी नेचर हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम बिल्कुल भी अपनी जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म नहीं कर पाता। ये टेम्परेचर के हवाले से यहाँ पर हमें एक ग्राफ शो किया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता है, और लिखा हुआ है कि हर 10 सेंटीग्रेड के बाद जो रेट है वो डबल हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो है वो ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डी नेचुरेशन ऑफ एंजाइम। मतलब कि उस टेम्परेचर के बाद एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो डी नेचर होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है नॉर्मल कर्व फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शन, मतलब ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर एंजाइम्स नहीं है उनका टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एंजाइम्स ही नहीं है, तो वो नॉर्मली जो है वो इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर के साथ उनका रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। लास्ट के ऊपर यहाँ पर एक टेबल हमारी बुक के अंदर डिस्कस किया गया जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद कर लेना है, और इनके हवाले से जो है वो एमसीक्यूज़ भी पूछ लिया जाता है। पेप्सिन की जो पीएच है वो 2 है, सुक्रेज 4.5, एंटीरोकाइनेज 5.5, सलाइवरी अमाइलेज 6.8, कैटालेज 7.6, काइमोट्रिप्सिन 7 to 8 पीएच होती है इनकी, पेनक्रिएटिक लाइपेज 9 एंड आर्जिनेज 9.7। तो ये टेबल जो है ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से इसको तैयार कर लेना।